वंदे गौ मातरम। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाने वाली भारत की मिट्टी में हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और इसी मिट्टी से जुड़ी है एक ऐसी जीवात्मा जो न केवल हमारी संस्कृति बल्कि हमारी आजीविका, परंपरा और आस्था का भी प्रतीक है, गाय। समुद्र मंथन से कामधेनु बन प्रकट हुई ये गाय भगवान दत्तात्रेय के साथ दिखती है तो कभी गोकुल में जमुना किनारे कान्हा की मुरली पर विचरती है। मनुष्य जीवन में मां के बाद गाय एकमात्र ऐसा जीव है जिसे भगवान का दर्जा मिला हुआ है। वैदिक काल की गौ पालन परंपरा से आज तक हजारों वर्षों से गाय भारतीय किसान की सबसे बड़ी साथी रही है। खेत जोतने से लेकर दूध देने तक हर भूमिका में उसने निस्वार्थ सेवा दी है। मानवों का पोषण करने वाली गाय धर्म है, आस्था है और विज्ञान भी है। गाय से जुड़ी इसी मानव कल्याण की वैज्ञानिकता को लेकर बना है देवलापार का गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र। भारतीय सभ्यता में गाय का संबंध धर्म से है, अर्थशास्त्र से है, समाज शास्त्र से भी है। गाय महज एक पशु नहीं बल्कि पोषण है, कृषि है, पर्यावरण है, अध्यात्म है, विज्ञान भी है और विकास भी। गौमाता की इन्हीं विशेषताओं से उत्तम समाज और उन्नत राष्ट्र के सपने को संजोए मोरोपंत पिंगले जी की प्रेरणा से श्यामजी बल्लाळ ने रामटेक के निकट देवलापार में गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारा देश गाँव में बसता है, लेकिन इसकी अनुभूति कहाँ आती है? जब हम गाँव में जाते हैं तभी आती है। लेकिन जिस गांव में हम जाते हैं उस गांव की आज की स्थिति कैसी है, वो दयनीय हो गई है। उसका एकमेव कारण है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि वह पूर्ण हमारी गाय के आधारित है, उस गाय की ओर, उस गांव की ओर हमने पूर्ण दुर्लक्ष्य दिया और उसके कारण यह देश की स्थिति आगे की आज गांव का किसान शहर में आने की कोशिश करता है, खेती छोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इतना ही नहीं तो बड़ी मात्रा में इस देश में हमारे गौवंशों की हत्या हो रही है। इस गौवंशों की हत्या को लेकर हमारे के संत तो बड़े चिंतित थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे बड़े लोग कार्य करते थे, जो हमारे भूतपूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पूजनीय अशोक जी सिंघल, वे बड़े चिंतित रहते थे। वे कहते थे कि संतों का कहना है, मुझे भी लगता है कि जिस भूमि पर गौ माता का रक्त गिरता है वो कभी पावन भी नहीं हो सकती और वहाँ पर प्रगति भी नहीं हो सकती। इसके लिए हमने कुछ ना कुछ अवश्य प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास की दृष्टि से तो उन्होंने कहा, तो विश्व हिंदू परिषद ने उस समय तय किया कि भाई क्योंकि अलकबीर के कारखाने के बाद ये सब घटना घट रही थी, तो हमने तय किया कि क्या इस बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं। और इस विचार को लेकर हमारे उस समय के जो विदर्भ प्रांत के संगठन मंत्री थे स्वर्गीय श्यामजी बल्लाळ, उनको उन्होंने विश्व हिंदू परिषद कार्य से मुक्त करके उन्होंने कहा कि इस विषय पर आप पूरा चिंतन कीजिए और इस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। माननीय श्यामजी बल्लाळ, उनका जो नागपुर केंद्र था वो केंद्र उन्होंने बदला और वो उन्होंने देवलापार केंद्र किया। यह जो देवलापार की जो भूमि है, यहाँ पर बहुत 1973 के समय पूजनीय संघ के सरसंघचालक जो बाबा साहब देवरस थे, उनके लिए उनके एक सेवा कार्य के लिए यहाँ पे 2.5 एकड़ ज़मीन मिली थी, उनको दी गई थी और यहाँ पे एक वसति गृह चल रहा था। इस वसति गृह को केंद्र बनाकर गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र का विचार प्रारंभ हुआ। श्यामजी बल्लाळ ने तो जब काम शुरू किया तो उस समय उन्होंने कुछ लोगों से बात किया इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो उस समय मैं प्रदेश का उस समय काम करता था विश्व हिंदू परिषद का, तो ये बात ऐसी हुई कि भाई क्या हम इस गाय को हम वैज्ञानिक आधार पर समाज में स्थापित कर सकते हैं क्या? अगर हम गाय को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करेंगे तो समाज, क्योंकि विज्ञान को मानने वाला है, समाज इसके पीछे आएगा। तो इस दिशा में प्रयत्न करना शुरू हुआ और जब इस दिशा में प्रयत्न करना शुरू हुआ तो ख्याल में आया कि भाई गाय तो हमारे रीढ़ का हड्डी है और इस रीढ़ की प्रमुख हड्डी होने के कारण इस पर संशोधन होना आवश्यक है। और इस दिशा में फिर काम प्रारंभ हुआ और इस दिशा में काम करते करते गौ विज्ञान की यह स्थिति आई है कि आज गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र सिंपल नागपुर में नहीं, विदर्भ में नहीं, पूरे भारत का एक बड़ा प्रेरणा केंद्र बन गया है। देवलापार स्थित इस संस्थान में 1000 के लगभग गाय विचरती है। वहीं संस्थान में गोवंश की 10 से अधिक प्रजातियां हैं।
जिन्हें बड़े दुलार के साथ रखा जाता है। जैसे कि आप ये पीछे देख रहे गौशाला है, इसको लगभग 10 साल हो गए हैं इस गौशाला को ओपन किए हुए। इसमें लगभग 12 प्रकार की नस्ल है, जिसमें गिर है, कांकरेज है, हरियाणा है, साहिवाल है, गौड़ाव है, राठी है, पुंगूर है, खिल्लार है, ऐसे प्रकार के सब 12 प्रकार की नस्ल है। इसमें हम उनको 12 प्रकार की नस्ल के रखा कि इनका सवेरे हम गोमूत्र कलेक्शन करते हैं, जो दवाई के लिए यूज होता है, जिससे अर्का बनता है। फिर दूसरी इसमें पंचगव्य घृत बनता है, पंचगव्य घृत के लिए दूध भी रखता है, तो दूध भी हम निकालते हैं। दूध का हमारा ज़्यादा यहाँ पे है ही नहीं, जो जितना भी हम दूध निकालते हैं उतना सब दवाई में यूज होता है। और नई जिस दिन दवाई में यूज होता है उसके बाद हम उसका घी बना के बिक्री के लिए घी रखते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक ये किया है नस्ल के सुधार के ऊपर। धीरे धीरे अभी भी नस्ल को सुधार रहे, जैसे गाय का वड़ू और उसका बच्चा। जैसे गाय अगर 10 लीटर की दूध देने वाली हो तो उसमें 15 लीटर के सीमेंट डाल के हम बच्चे को पैदा करेंगे, जो बच्चा हमको अच्छी नस्ल का और तंदुरुस्त रहेगा, जिसमें हम 10 लीटर के करीब हम उसका बच्चा या नस्ल जो निकलेंगी उसका दूध मिलेगा। ऐसे प्रकार से हम अभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और बाकी जब हमको उनको यहाँ पे सूखा चारा, उसमें फिर चुन्नी, चोकर, ढेप और हरा चारा ऐसा मिक्स करके उनको खिला देते हैं। इस प्रकार के हम अपने यहाँ पे करते हैं। लगभग हमारे यहाँ पे अभी 172 गौवंश है इस जगह। उनका हम स्वरूप अभी धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे गिर नस्ल के है जो एक ब्लॉक में बनेंगे, राठी है उसको एक ब्लॉक में बनेंगे, ऐसे ऐसे अभी इसको हम आगे कर रहे हैं। गाय से दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी जैसे स्वादिष्ट और पौष्टिक पदार्थों के अलावा उसके गोमूत्र और गोबर से मानव लाभान्वित होता है। पर्यावरण और जैविक खेती में गाय की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ पे हमारे यहाँ गौशाला जो है, यहाँ पे हमारे पास 1000 गाय है। उसका गोबर हम यहाँ पे पहले ला करके स्टोर करते हैं, उसके बाद में इसको फैलाते हैं। फैलाने के बाद में इसमें पानी मारते हैं, मॉइस्चर जितना होना चाहिए, और इसकी मीथेन हम ख़त्म करते हैं। इसको जब तक के 7 pH में नहीं आता तब तक हम यहीं पे ठंडा करते हो, कम से कम 21 दिन तक के। उसके बाद में इसको पलटी भी मारते हैं हम, ताकि मीथेन पूरी तरह से निकल जाए। गाय के गोबर और मूत्र से बना जैविक खाद न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। गोबर से बने उपले ईंधन के रूप में आज भी गांवों की ऊर्जा है। गोकृपा अमृतम करके है, जो जीवाणु की संख्या ज़्यादा मात्रा में हमारे मिट्टी में मिलाते हैं। तो ये कल्चर है, मदर कल्चर। तो ये हम मट्ठा और क्या बोलते गुड़ और पानी और मदर कल्चर मिला करके ही 7 दिन यहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद में 7 दिन के बाद में हम खेत में डाइल्यूट कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो जीवाणु की संख्या ज़्यादा मात्रा में बढ़ाता है और जल्दी ही हमारे ज़मीन एकदम अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाती है, और हमारे फल फ्रूट भी अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। हम ये कंडे बिक्री में भी दे रहे हैं। यहाँ पे भी हम धूपन के माध्यम से भी यूज कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे जो धुआं दिख रहा है, ये धुआं हमने इसीलिए लगाया कि हमारे परिसर में जैसे कोई वायरस हो या श्वास के द्वारा कुछ जा रहा है, तो ये जैसे हम इसको धुआं कर देते हैं गोबर के कंडे से, तो आजू बाजू में परिसर एकदम शुद्ध वातावरण हो जाता है। माँ केवल बच्चे को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने तक उसका पूरा पालन पोषण भी करती है। ठीक उसी तरह गौ माता भी अपने बच्चे को दवाइयों का भी प्रबंध करती है। देवलापार के इस परिसर में गौ आधारित सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर दवाइयों तक अनेक चीजों पर अनुसंधान होता है। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाई बनती है पूरी जड़ी बूटी से, और दूध, दही, गोमूत्र जो पंचगव्य है उसमें हर एक न एक प्रोडक्ट है। तो जैसे पंचगव्य है, गाय के पूरे 5 ही तत्व से जो पंचगव्य बोलते, उसमें से एक दूध, दही, गोमूत्र, हर औषधि में कुछ ना कुछ एक रहता ही है। तो हमारा ये एक गोमूत्र अर्क है। इसका है जैसे रोज़ सुबह शाम लेना है, इसके जैसे टॉनिक के जैसे। ये पीने से कोई बीमारी नहीं होती और शरीर बहुत अच्छा रहता है, स्वस्थ, और कुछ चांस ही नहीं है बीमारी के, ये रोज़ लिए तो फिर इसे गोमूत्र अर्क बोला जाता है।
ये हम मटका भी बनाते हैं उधर में। मटके जो गोबर गैस है, गोबर गैस यूज करके हम मटका अर्क बनाते हैं। उसमें गोमूत्र डालते 10 लीटर और फिर उसमें से 10 में से हम 4.5 लीटर अर्क निकालते हैं और जो बच गया उसमें से हम हल्दी घनवटी का गोली बनाते हैं। फिर ये है गोमूत्र अर्क। दूसरा है ये गोमूत्र आसव। गोमूत्र आसव में गोमूत्र है, शहद है, पिपली है, सूंठ वगैरह है, इसमें चित्रक मूल है और ये अस्थमा, दम अस्थमा जो होता है उसमें काम करता है। ये एक अर्जुन ग्रोथ है। अर्जुन की छाल निकाल के हम काढ़ा बनाते हैं और इसमें फिर काढ़ा को हम घी में ही करते हैं, मूर्छना बनाते घी का और घी मूर्छना में हम ये काढ़ा डाल के पकाते हैं। ये अर्जुन ग्रोथ हार्ट प्रॉब्लम वगैरह का है, जो हार्ट का बीमारी का, उसमें काम आता है। हाँ, ये एक पंचतीर्थ ग्रोथ है। इसमें पंचांग रहता है, कोड़ी नीम पत्ती है, पटोल पत्र है, अड़ूसा है, इसमें गुड़वेल है, गिलोय बोलते जो, और ये कफ रहता है, कफ और बुखार, सर्दी, खांसी, इसमें काम करता है ये। हिंदू समाज हजारों साल से गौ पूजन करता आया है। वहीं स्वातंत्रवीर सावरकर जैसे विचारकों ने गाय की उपयोगिता पर जोर दिया है। देवलापार स्थित ये संस्थान महज गौशाला नहीं है, बल्कि अनुसंधान केंद्र भी है। 1994 में जब यह प्रकल्प प्रारंभ हुआ तब तो ये सोचा था कि भाई इसमें जो गाय के पंचगव्य है, पंचगव्य से विभिन्न प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे में जिसमें कहे कि हमारा दूध है, दही है, उसके बाद घृत है, फिर गोमूत्र है और हमारा गोमय है। ये 5 से विभिन्न प्रकार की हम दवाइयाँ बनाने के साथ विभिन्न नित्योपयोगी वस्तु बनाएंगे। तो उस समय हमारे समय ख्याल में आया कि भाई इसमें सबसे सरल चीज़ है कि भाई हम हमारे समाज में गोमय का उपयोग तो नहाने के लिए बहुत पहले से लोग करते थे। हमारी कांति अच्छी रहे इसलिए गोमय का उपयोग हमारे यहाँ बड़ी पहले आयुर्वेद में भी लिखा गया। तो इस विषय को लेकर जब विभिन्न विचार शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने गोमय टिकिया बनाई थी, साबुन बनाया था। इस गोमय साबुन बनाने के बाद ख्याल में आया कि भाई इतना नहीं तो फिर हम दंतमंजन भी बना सकते हैं। फिर दंतमंजन बनाने के बाद ख्याल में आया कि भाई इनके जो उपयोग है तो इसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे नई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हमने फिर ख्याल में आया कि भाई फेस पैक बना सकते हैं, उपटन बना सकते हैं। फिर इस उपयोग करते करते हमने विभिन्न करीब 40-50 विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाना प्रारंभ किया। इस 40-50 प्रोडक्ट में फिर क्योंकि समाज के लिए हम लोग जानते हैं कि जो मच्छर को दूर करने के लिए मॉस्किटो ये आती है, विभिन्न प्रकार की जो गुड नाइट वगैरह आती है, वो केमिकल्स है जिसके कारण हमारे पर्यावरण खराब होता है। जिस व्यक्ति का वो जो व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता है उसके विभिन्न प्रकार के इसके वायु के कारण उसकी तबीयत भी खराब होती है। तो हमने इसमें यहाँ पर फिर गोमय से हमने धूप बत्ती बनाई, धूप बत्ती के साथ हमने यहाँ पे मॉस्किटो कॉइल बनाई। ऐसे करीब 40-50 प्रोडक्ट हमने बनाए। ख्याल में आया कि भी हमारे त्वचा के लिए हम कुछ और भी बना सकते हैं। तो उसके माध्यम से हमने गोघृत के आधार पर कुछ विभिन्न दवाइयाँ बनाना प्रारंभ किया। तो जो विभिन्न दवाई बने उसमें फिर क्रीम बन गई। कुछ क्रीम तो ऐसी है कि हम कह सकते हैं कि भी आज संसार पूरे भारत में जितनी भी विभिन्न पद्धति की एंटीसेप्टिक क्रीम होगी उससे कई गुना अच्छा हमारा शतदोष घृत है। तो यह जो है तो इसकी तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है वो संसार किसी भी प्रोडक्ट के पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है। यह बनते बनते ऐसा ख्याल में आया कि भाई हम चलो, क्योंकि अब अनुसंधान प्रारंभ था तो अनुसंधान के साथ ख्याल में आया कि भाई हम विभिन्न दवाई बना सकते हैं और पंचगव्य के आधार पर आधारित कुछ दवाइयाँ हमने प्रारंभ की। इसमें फिर पंचतिक्त घृत है, पंचगव्य घृत है, बालादि घृत है। ये जो दवाई है ये हमारे सामान्य व्यक्ति के लिए अमृत है। आज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, इसमें ख्याल में आ गया कि भाई हमारे यहाँ से जो कैंसर पेशेंट आता है, जो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करके थक जाता है, जिसको उसका उपयोग नहीं होता, उसने अगर हमारे पंचगव्य के माध्यम से निर्मित अगर दवाई का प्रारंभ शुरू किया तो ख्याल में आता है कि उसको पेन होना कम हो जाता है, दर्द होना कम हो जाता है। और कई ऐसे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के तो कई कैंसर के पेशेंट भी है जिनके वो जो कैंसर मुक्त करके डिक्लेयर आज हमारे राष्ट्रदंत टुकड़ी कैंसर हॉस्पिटल ने भी डिक्लेयर कर दिए। तो यह जो विभिन्न प्रकार के दवाई हम बना रहे हैं इसके माध्यम से समाज को बड़ा फ़ायदा है। और साथ में रासायन मुक्त खेती के लिए हमने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाया, हमने इसके आधार पर गोमय के आधार पर जो स्लरी आती है उसके आधार पर बहुत सारे हमने विभिन्न पद्धति के खाद निर्माण किए। प्रकृति की गोद में बसे इस संस्थान में मनुष्यों के लिए बहुत कुछ है।
जिसकी एक झलक यहाँ दिखाई देती है। पर्यावरण को मजबूती प्रदान करने के लिए अब यहाँ सूखे गोबर और लकड़ी की पाउडर के मिश्रण से गणेश मूर्ति भी बनाई जाती है। गोमय वसते लक्ष्मी, अर्थात गोमय और पंचगव्य में लक्ष्मी जी का वास है, अर्थात उससे धन प्राप्ति होती है। सवाल हमने ये देखा कि धन प्राप्ति के लिए उसको समझना जरूरी है, इसलिए गोमय और पंचगव्य पर जो हमारे अलग अलग अनुसंधान हुए, अलग अलग प्रयोग हुए, उसके फलस्वरूप आज मुझे आपके सामने ये बात रखते समय बहुत प्रसन्नता होती है कि गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र ने गोबर अर्थात गोमय के पाउडर, जिसे काऊ डंग डस्ट कहा जाता है, उससे इतनी अलग अलग रचनात्मक और आवश्यक ऐसी चीज़ों का हमने जो निर्माण किया, और वह भी यहाँ काम करने वाली ग्रामवासी और वनवासी महिलाओं के माध्यम से, कि आपको भी प्रसन्नता और आश्चर्य दोनों होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे आसपास जो चीज़ें रखी हुई हैं वे सभी गोमय से निर्मित है। आप देख सकते हैं ये मूर्तियां हैं, यह धूप, इसे सांब्रानी कप कहें। इस तरह के जो वस्तुएं हैं ये दैनंदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जो हम करते तो हैं लेकिन वह होती हैं रसायन युक्त यानी केमिकल युक्त, जिससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत विशेषता यह है कि ये सभी वस्तुएं भारतीय गाय के गोबर से बनी है, और घर में गोबर का जलना यह किसी भी वयोगट के लिए तकलीफ़देह नहीं होता है, उल्टा यह वातावरण को शुद्ध करने में, प्रसन्न करने में मदद करता है, और इसके पीछे अनेक रिसर्चों का आधार है। आप देख सकते हैं ये जो वस्तुएं हैं ये सभी दैनंदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, और इसको हमने, आप देख सकते हैं ये जो हमने कॉरपोरेट गिफ्ट बॉक्स बनाया, दिवाली, मंगल प्रसंग, अलग अलग शुभ प्रसंग, प्रसन्नता के समय हम जो एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो उसमें हमने ये सोचा कि क्यों न ऐसी वस्तुएं दी जाए कि जो आखिरी समय तक, जब तक इसमें अगरबत्ती एक भी बची है, लोग इस्तेमाल करते हैं। और इससे सबसे बड़ा उपयोग यह है कि इसका चलन बढ़ने से काऊ डंग डस्ट यानी गोमय पाउडर का उपयोग बढ़ता है, जिसके कारण उपयोग सिद्ध होता है गौ माता का, और इससे अर्थार्जन होता है, आर्थिक समृद्धि आती है उन महिलाओं के घर में जो ग्रामवासी है, वनवासी है। तो गोमय का उपयोग, इस तरीके से रचनात्मक उपयोग, ये गोमय विभाग, कला विभाग, गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी सीरीज़ में, उसी श्रृंखला में हमने इस साल, आप देख सकते हैं, गोमय गणपति, इनको हम मार्केट में ला रहे हैं। हमारे आपने देखे हैं कि बहुत सारे संख्या में गोमय गणपति तैयार हैं। ये सभी पूरी तरीके से गोमय निर्मित हैं। हजारों वर्षों से मानवीय सभ्यता का पोषण करने वाली गायों की स्थिति ने समाज को चिंता में डाला था। इसी चिंता से बाहर निकालने के लिए श्यामजी बल्लाळ ने इस संस्था के जरिए एक छोटा सा पौधा लगाया। अब ये संस्थान भविष्य की टोह लेकर आगे बढ़ रहा है। गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र पिछले 30 सालों से सतत गो संवर्धन पे काम कर रहा है। कत्ल खाने से जो गाय बचाई जाती है उनका कोई रखवाला नहीं था। खास करके जो नंदी है, नंदी का जब से ये ट्रैक्टर समाज में आया है, ट्रैक्टर के कारण नंदी की बहुत दुर्दशा है। स्लॉटर हाउस में जितनी भी ज़्यादा गोवंश पकड़े जाते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें से नंदी की ही मात्रा होती है। तो हमको इस बात की बहुत चिंता रहती है कि नंदी कैसे बचेंगे।
गौ माता तो फिर भी जब तक दूध देती है वो भी कि मजबूरी में कोई रखता है, लेकिन आजकल जो है जो ज़्यादा देता है उसको लोग तो माँ बाप को भी निकाल देते हैं अगर वो काम के नहीं रहते हैं, तो ये तो गौ माता है। तो हम लोगों ने, हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे, जितने भी पूर्वज हैं, जैसे माननीय मोरोपंत जी पिंगले, श्याम जी बल्लाल, अशोक जी सिंगल, सबके एक स्वप्न पूर्ति का ये केंद्र रहा है, जिसमें उन लोगों ने अपने अपने तरह से इसके अलग अलग योजनाएं बनाई और हमको एक विजन दिया। उस विजन के आधार पर गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र अपनी तरफ से एक पूरे विश्व में एक अनूठा काम कर रहा है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रयोगशाला वो गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवला पार्क में है। आप यकीन मानिए कि जितनी बड़ी प्रयोगशाला पंचगव्य, जितनी बड़ी बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, डाबर की जितनी बड़ी उत्पादन की जो क्षमता, जिस तरह का उनकी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे ही देवला पार्क गोदीर्द में उस लेवल की बड़ी उत्पादन की इकाई है। वहाँ पर प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में अनेक तरह के प्रयोग होते हैं। और सबसे गर्व की बात है कि गोमूत्र अर्क, जो बहुत ज़्यादा जिसका गुणकारी लाभ है, पंचगव्य का वो एक अपना बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने आज से 15 साल पहले ही उसका पेटेंट पूरे 141 देश में मान्य है, ऐसा पेटेंट प्राप्त किया है। इसके अलावा गो विज्ञान कई ऐसे पेटेंट, महत्वपूर्ण पेटेंट गो विज्ञान के पास हैं। गो विज्ञान में बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे वैद्य निरंतर काम कर रहे हैं। गो विज्ञान अपने आप में नेरी द्वारा, गो विज्ञान, रामदेव बाबा कॉलेज, ऐसे बड़े बड़े VNIT, एमगिरी, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ खादी ग्राम उद्योग, ये सब किसी न किसी तरह से गो विज्ञान के एक प्रकार से पार्टनर्स हैं। मिलजुल करके देश उत्थान में और किसी तरह से लोगों को इससे रोजगार मिले, गोवंश बचे, और गोवंश सिर्फ भावनात्मक तरीके से न बचे, गोवंश के रक्षा के लिए कमर्शियल माध्यम कैसे हो, जैविक खेती कैसे हो, गो आधारित जैविक खेती हो, उसके ऊपर हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है। आज पंचगव्य औषधि करीब हमारी 100 से ज़्यादा औषधियाँ पंचगव्य की पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे देवलापार में गो विज्ञान केंद्र में होता है, जिसका विस्तार ऑनलाइन govignanshop.com के जरिए पूरे देश में, ये जगह जगह आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और इसका हम लोग सप्लाई करते हैं। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भावनात्मक रिश्तों का प्रतीक है। उसकी सेवा, संरक्षण और सम्मान, यही है हमारी असली परंपरा। व्यक्ति से प्रकृति तक हर तत्व का पालन करने वाली गाय के प्रति यदि कृतज्ञता व्यक्त करनी हो तो कहना होगा, वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम।